Personally, I love this chapter. Why I love this chapter? Because this chapter is connected with your accounts. ये चैप्टर उसको बहुत अच्छा लगेगा जिसका अकाउंट बहुत अच्छा है, और जिनके लिए अकाउंट वाज अ बाउंसर, दिस चैप्टर इज आल्सो बाउंसर. Personally, again, why I feel that this chapter is a very nice one, because this chapter gives me a lot of earnings opportunity देता है. For example, कि I am right now also I am having one client from Mumbai जिसको मैंने आज तक जिंदगी में एक ही बार मिला हूँ बंदे से, और he is an one of the person की जो हमारे ये गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करते वो करने का उसका काम है. And he receives on a single click $5 when he was earning income. एक दिन अचानक उसका कॉल आया कि सर जो है मुझे आपको मिलने आना है जहां भी आप होंगे. मैंने कहा बड़ोड़ा आ जाओ. तो वो बंदा मुझे जब मिलने आया, वेरी यंग गाय, अब मेरे ख्याल से अराउंड 20-29 ईयर्स ऑफ एज. तो वो बंदे का जो था उसने कहा था कि सर मेरे बहुत सारे इस बार एडवर्टाइजमेंट के और इस बार मेरी इनकम बढ़ने वाली है, तो कितना टैक्स आएगा. एट दैट टाइम आई सजेस्टेड हिम कि भाई देख भाई, तेरा टर्नओवर का 10% अराउंड तूने टैक्स के बारे में प्रिपेयर करना चाहिए. टर्नओवर का 10% टैक्स बॉस, टर्नओवर का 10% इज वेरी नेग्लिजिबल वन. तो मैंने पूछा लेकिन टर्नओवर कितना होने का एक्सपेक्टेशन है, तो ही सेड मी दैट अराउंड 1 करोड़ हो जाएगा. तो मैंने कहा यार 10 लाख टैक्स तो भरना पड़ेगा, 1 करोड़ का टर्नओवर, दैट इज ऑल्सो इन डॉलर्स. तो मैंने कहा कि ठीक है भाई इतना तैयारी रखना है. तो उसने मुझे कहा सर कोई रास्ता बताओ ना क्या है. तो बोले आपको मैं आपकी फीस दूंगा. मैं बोला ठीक है, तेरा अगर जो है अल्टीमेट जो टर्नओवर होगा उसका 10%, और जो टैक्स भरेगा वो अमाउंट, उसके डिफरेंस का 10% मुझे दे देना. तो उसका 10% मुझे दे देना, ऐसा मेरा एग्रीमेंट हुआ था. एंड ही एग्रीड दैट जब साल होने के बाद ही गिव मी अ बैंक स्टेटमेंट. ही वाज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 1.25 करोड़ रुपया. एंड ही टोल्ड मी कि सर आपको जैसे टैक्स बचाना है, बचाओ. मेहनत करनी पड़ी, 6-8 घंटे मेहनत किया. 8 घंटे की मेहनत के बाद अल्टीमेटली आई अराइव टू अ टैक्स ऑफ ओनली 80,000 रुपीज. एंड 80,000 का हमने टैक्स पे करा. ही पेड मी 1 लाख रुपीज फॉर माई एफर्ट्स. बट 8 घंटे की मेहनत, द एंटायर गेम वॉज ऑफ दिस चैप्टर, ओनली पीजीबीपी. वो उसके घर में रूम में बैठकर उसके पास सिर्फ एक लैपटॉप है, उसी पर वो सारा काम करता है. फिर भी हमने पूरा ऑफिस का सेटअप ऑन रिकॉर्ड रेडी किया हमने. There was no such expenditures, but still there are certain sections कि जो हम लोगों को मजबूरी से लेना पड़ता है, वो लेना इस चैप्टर में सीखने मिलेगा. Since 11th we are learning about how the accounts are maintained, we are learning about what are the financial statements. एंड हमने खास हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट वी रिसीव अ ग्रॉस प्रॉफिट, देन आफ्टर गिविंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी गेट अ नेट प्रॉफिट. वॉट एवर इज द नेट प्रॉफिट उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है. अब जितना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा, और जितना नेट प्रॉफिट कम उतना टैक्स कम. एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस द नेट प्रॉफिट यू हैव टू इंक्रीज एक्सपेंसेस. बट टू इंक्रीज एक्सपेंसेस विद इन द फ्रेम इज दिस चैप्टर. ओके, सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. मस्त चैप्टर है. मैं मारवाड़ी लोग को तो खास सीखू जो, बिकॉज इट इज अ बिजनेस वन चैप्टर. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ, that is profit and gains of business and profession. The name itself says that profit and gains, that is आपको कुछ भी गेन भी अराइज हो, कुछ भी अराइज हो, इट इज योर इनकम. और जैसे हमने गेन के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि प्रियंका चोपड़ा और वर्किंग इन रा वन मूवी गॉट एंड काइंड, दैट इज अ गेन, एंड गेन इज ऑल्सो टैक्सेबल. ठीक है. अब ऐसे कोट हमारे तरफ से एक आपको फ्री में, देर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर. इसलिए जो पेपर हमारा नेगेटिव आता है, रिजल्ट डाउन आता है, तो कहाँ गलती की देखकर नेक्स्ट एग्जाम इंप्रूवमेंट. ओके, दैट इज व्हाट अ पॉइंट. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज अ बिजीनेस? जो इंसान बिजी होकर कमाता है, वी कैन से दैट इट इज अ बिजीनेस. ओके, वेरी ऑब्वियस, दैट इज व्हाट द टर्म. इसीलिए तो रेस्टोरेंट है ना, रेस्ट ऑन रेंट है. बिकॉज एक टाइम पर जब लोग कैमल्स हॉर्सेस पर एक सिटी से दूसरे सिटी जाते थे, तो उन लोगों के लिए एक छोटी जगह सराया बोलकर बनाया गया था कि आप रुकिए और रुककर खा पी कर आपके घोड़े वगैरह को भी हम संभालेंगे, आप आराम कर कर जाइए. वो जगह उतनी देर के लिए आपको किराए पर मिलेगी. दैट वाज द इंग्लिश टर्म रेस्ट ऑन रेंट, जो आज के तारीख में रेस्टोरेंट. ओके. लो, આપણને કશું ખબર જ નથી. મારે
મારે તો છે ને મારે આવી જનરલ નોલેજ જ ક્લાસીસ ચાલુ કરવી જોઈએ ને અને પિક્ચરોની બસ. So what is a business? Business has been defined to include any trade, commerce, manufacture, adventure or concern in nature of trade, commerce or manufacture. કેટલું simple definition છે. Okay. Then what is a trade? What is a trade? Commerce students. Purchase and sale of goods is a trading without any process. Then what is a manufacture? Yes, that is your. Then what is the production and manufacture difference? मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स मतलब इन केस हाफ प्रोसेस भी हो सकता है तो प्रोडक्शन मतलब फाइनल फिनिश गुड्स raw material converted into the finished goods. Is a process of manufacturing. Okay, when raw material is converted into finished goods, is a manufacture. Then what is the difference of manufacturing and production? डेफिनेशन तो चलो जान दो मुझे, तुम चतुर थोड़ी हो यार, तुम लोग रेंचो हो. Manufacture involves your conversion of raw material to finished good, but in production there are some natural process. Crop example was correct, but the natural process word was missing. Whenever there is some natural process involved, then it got produced. Production. Simple example. फॉर एग्जाम्पल सिद्धि खमन में जाकर या वेल मुर्गन के पास जाकर कोई कहता है कि लाओ इडली નું ખીરું આપો. That is a production or manufacturing? Production. કેમ કે ખીરુંમાં શું હોય છે? આથો. આથો શેનાથી આવે છે? Yeast. What is a yeast? ફૂગ છે. It's a bacteria. તો બેક્ટેરિયા ફૂગ કેવી રીતે કરે છે? કશું નહીં, એ બેક્ટેરિયા જ્યારે આ સૂરજ અને ગરમીને લે ને તો બેચારાનું પેટ ફૂલી જાય. પેટ ફૂલી જાય એટલે પેટ જરા બેચારો હલકો થઈ જાય. એ હલકાથી હવા ભરી જાય. Yes, that is what a process. Science ચાલુ કરી દેતા હूं मैं. Okay. Okay, no problem. That is a production and manufacture. Honey is always produced, it is not manufactured. But artificial things are always manufactured, okay? Then what is a commerce? Then what is a commerce? जो बीकॉम में साल डाले वो कॉमर्स. कॉमर्स. अरे मैं ऐसा हूं क्या? What is a commerce? When services are involved, it becomes a commerce. But सिर्फ services नहीं, कभी कभी large scale पर भी होता है. That becomes a commerce. जब कमर्शियल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहोगे तो जियो सिनेमा है, वो कौन सा प्रोडक्ट में बेचने आता है बॉस? They are not going to sell us any product, but they are providing services. But that service is on a commercial level, all over India, national level, domestic level, international level. They are providing a service. Then they are also businessmen. You cannot call it as कि भाई Jio Cinema is not a business; it is a profession. It is a pure business. Then it is a commerce. Okay. Then what is an adventure? Seasonal business. Okay. पर्टिकुलर पीरियड के लिए. ओके. एग्जाम्पल नेम. ગણપતિ આયા એટલે જે છે સિઝનલ. हाँ भाई वो प्रोडक्शन है. हाँ हाँ. अच्छा, एडवेंचर के लिए आप लोगों ने अकाउंट्स में कभी तो भी किया होगा या अभी शायद होगा. दैट इज अ जॉइंट वेंचर. इज एन एडवेंचर. कि टेम्पररी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए आप साथ में आए हो और वो होने के बाद में आप सेपरेट होने वाले हो. दैट इज एन एडवेंचर. दैट इज एन जॉइंट वेंचर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑल्सो फॉर द इनकम टैक्स पर्पज. वेदर यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म, इट इज ऑल बिजनेस एक्टिविटी. Yes, construction માટે બની LLP ફોર્મ કરે છે. It is another concept. What is an LLP? I will explain it later on. इस चैप्टर में वैसे भी हम लोग सीखने वाले हैं इंडिविजुअल. देखो याद रखना, सैलरी में हमने इंडिविजुअल सीखा.
हाउस प्रॉपर्टी में हमने इंडिविजुअल सीखा, वो एचयूएफ जैसा ही है. अदर सोर्सेस आल्सो कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल, बट इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिविजुअल्स. एचयूएफ इज सिमिलर वन. मेन इस बार मैं आपको सिखाने के लिए चांस मिलेगा, दैट इज फॉर्म असेस एज सच. एक ही प्रॉब्लम लूंगा, सारा कवर हो जाएगा. उसका चार्ट भी बताऊंगा, भले आपको कितना आता है आई डोंट नो, गलती से पूछे तो आना चाहिए. फास्ट फास्ट के साथ में आपको फाउक भी सीखने मिलेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. साथ साथ में आपको कंपनी के भी बारे में सीखने मिलेगा. सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट वेराइटीज ऑफ योर एंटिटीज. ओके, તો એડવેન્ચર ઓર કન્સેપ્ટ પણ પ્રોબ્લેમ સાથે જ કવર છે. પહેલા પ્રોબ્લેમ્સ લીધા હતા, તમને સિમ્પલ સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ છે, તમે આગળ વધતા જશો તમને બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. ડોન્ટ વરી. Then concern is nothing but a partnership of an anything. It is all called as an business. But all these things should be in nature of trade, commerce or manufacture. Definition is not exhaustive one, but the fundamental idea underlining definition is the continuous exercise of an activity. जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस नहीं है और कभी कभार ही करते तो बिजनेस नहीं है. बॉस कंटिन्यू भी करोगे तो भी बिजनेस, कभी कभार करोगे तो भी बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है आकर मुझे कहता है कि सर मैं तो साल में एक आध दिन ही काम करता हूँ, बाकी करता ही नहीं हूँ, पर उसमें मुझे 2-4 करोड़ रुपए आ जाते हैं. तो जो है मैं उतने पर टैक्स पूछेंगे, भाई ऐसा क्या करते हो, कौन सी डिग्री ली है. सर कुछ नहीं, हिम्मत रखी है कि बच्चों पर नजर रखता हूँ, फिर एक आध को मैं पकड़ कर ले जाता हूँ, एक्सटॉर्शन मनी मांगता हूँ, किडनैप कर कर बाद में पैसा वापस से देता हूँ. ये तो वर्ष में एक बार है ना, रेगुलर करवा रहे थे क्या. एग्जाम्पल पण अच्छा, ओके, नाउ दैट वाज अ वेरी वियर्ड एग्जाम्पल. ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ जितेन, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कि जब हमारी टाइल्स की फैक्ट्री थी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो आई यूज टू गो इन माई फैक्ट्री सिंस 11th स्टैंडर्ड. एज एन फादर ने मेरे ऐसे ही कहा था कि वैसे भी कुछ काम का है नहीं, तो बीकॉम में लिया है एडमिशन, तो जो है फैक्ट्री पर आ जाओ लेबर बोलकर पहले तो लगाया. फिर 1-2 साल मैंने लेबर बनकर फिर मालिक बनने का मौका मिला. आई प्रॉपरली रिमेम्बर कि मैं एक जगह से कैसे जा रहा था गाड़ी पर, क्योंकि आगे मुझे गुड्स हमारे टाइल से डिलीवरी देनी थी, तो मैं कोई इसको ट्रैक्टर वाले को ढूंढ रहा था लोडिंग के लिए. तो मुझे याद है कि एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री के पास से गई तो इतनी मीठी सुगंध आ रही थी, तो आई वॉज मेस्मराइज कि यार कितनी अच्छी खुशबू है, जाकर देखो कौन सी फैक्ट्री है. हाँ, अब इतने साल में मैंने 2-3 साल में कभी देखा ही नहीं फैक्ट्री के बारे में, तो मुझे लगा कि ये क्या है. फिर मैंने हमारे जो मैनेजर थे, मैंने फैक्ट्री मैनेजर को पूछा, यार सुरेश ये क्या है यहाँ पर, मैंने तो कभी बात ही नहीं है कि वहां पर कोई फैक्ट्री है. बोले सर, बोले वो साल में एक ही दिन चालू होती है, एक ही दिन के लिए होती है, बाकी होती ही नहीं है. बोला ऐसी कौन सी है. तो बोले पान मसाला में वो एक सेंटेड चीज डालते हैं, दैट इज वर. तो वो सेंट बनाने की फैक्ट्री, वो एक ही दिन काम करता है, करोड़ों का माल बनता है, बाद में फैक्ट्री बंद रखता है वो. क्योंकि तब पान मसाले के लोग इतने शौकीन नहीं थे जितने आज सारे लोग हो गए हैं. तो जो है अब हमारे तब ज्यादा, इसलिए साल में एक बार बना लिया बहुत हो गया था. एट दैट टाइम आई केम टू नो दैट अ सिंगल डे ट्रांजेक्शन बिजनेस फैक्ट्री, बट स्टिल इट इज अ बिजनेस. ओके, बिजनेस कॉनट सम रियल, सच में होना चाहिए ना. सब्सटेंटिव यानी आपको सब्सटेंटिव होना चाहिए, वो आपके साथ में दिखना चाहिए और साथ में कमाने के लायक भी होना चाहिए. एंड ऑलवेज बिजनेस इज a सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज कोर्स ऑफ एक्टिविटी और कंडक्ट विद सेट पर्पस. ऑलवेज सबका सेट पर्पस होता है कि बिजनेस चालू किया प्रोपराइटर में, तो 2-3 साल में अच्छा पार्टनर मिलूंगा, पार्टनरशिप से मैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से जो है वाइंड अप करके पैसा खाना है, सेट पर्पस. ओके, नहीं ऐसा नहीं, बट देर इज सम सेट पर्पस टू अर्न प्रॉफिट and to give something return to the public. That is what the set purpose. Earning profit is the major role. उसमें भी it is a very obvious. It is a set of conduct of your activities. Set, और वो भी systematic होना चाहिए. मन में आया आज ये डिसीजन लिया वो कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा. However, a single isolated transaction may also constitute business. यानी अगर किडनैपिंग किया तो as being an adventure in nature of trade, provided the transaction bears a clear indication of trade. Very obvious. हेरा फेरी मूवी में भी लकीली वो जो है कबीरा स्पीकिंग की जगह पर ये लोग चले जाते हैं और बाद में वो करते हैं और बाद में पैसा मिलता है उस टाइम पर. ओके, वेरी ऑब्वियस. सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन. पिक्चर जो ही पढ़ से જોઈ લીધી છે. તો કોઈ દિવસ તમે લોકો આવી રીતે છે कि किडनैप કર્યા પછી પણ એ એને પાવતી આપે कोई कि ये भैया पावती लेकर जाओ, अगले 1-2 साल के अंदर किडनैप अगर हुए तो पावती बता देना, वो छोड़ देगा आपको.
આવા ડાયલોગ વાળી પિક્ચર જોઈ છે ક્યારેક જોજો ફસ ગયે રે ઓબામા જોજો ઓકે નાउ व्हाट इज अ प्रोफेशन હવે પિક્ચર તરફ અહીં આવી જાઓ व्हाट इज अ प्रोफेशन प्रोफेशन involves idea of an occupation requiring either purely intellectual skill or in any manual skill as in painting sculpture surgery skill controlled by intellectual skill of the operator प्रोफेशन और फॉर ऑल पर्पज इंक्लूड्स वोकेशन एक बात तो हमेशा याद रखना है कि प्रोफेशन में इंटेलेक्चुअल स्किल इन्वॉल्व होता है इंटेलेक्चुअल स्किल जहां नहीं होगा वो प्रोफेशन नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल कि काला कोट पहनने से हर कोई एडवोकेट नहीं बन जाता है पर एडवोकेट बनने के लिए जो है वहां पर स्किल भी होना चाहिए कोर्ट के सामने क्या बोलना है इतना आसान नहीं है बॉस कोर्ट के सामने बोलना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वन So it is a very difficult task. So there should be some intellectual work and manual skill. बोलने आना चाहिए और प्लस इंटेलेक्चुअल दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हाँ बस खत्म तो गए काम से आप नहीं चलेगा. It should involve manual as well as that is your intellectual skill. Very obvious. जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर भी है पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे मेरिट में आए होंगे मुन्ना भाई एमबीबीएस होंगे लेकिन ऑपरेशन करते हुए हाथ में लिए तो चक्कर आकर गिर जाते होंगे then manual skill is not involved. You have to involve manual as well as intellectual skill. It also requires a vocation. Vocation का meaning होता है that is your पहले तो ये बता दो कि that is your degree from a reputed institute. वेरी ऑब्वियस है कि अगर एडवोकेट बनना है तो एलएलबी की डिग्री चाहिए अदरवाइज यू आर नॉट एन एडवोकेट if you want to be a CA then you should be pass out student from the Chartered Accountancy of India. Similarly if you want to be a CMA you should clear your CMA final examinations in all stages. So you must have a degrees. डिग्री के बगैर नहीं होता है बट वोकेशन को इन्होंने और एक मीनिंग दिया है that is एबिलिटी बाय बर्थ एबिलिटी बाय बर्थ कुछ जगह पर तो एबिलिटी बाय बर्थ भी होती है फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग एक्टिंग के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है एबिलिटी कैमरा के सामने खड़े रहकर आपको कैसे बोलना है 1 सेकेंड ना ऑफिसर का कॉल है तो मुझे रिसीव करना ही पड़ेगा 1 मिनट ना मैं पहले पॉज कर दूं एबिलिटी बाय बर्थ मतलब मैं जैसे बता रहा था आप लोगों के लिए दैट इज यूर एक्टिंग एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट टास्क कुछ लोग होते हैं कि जो डिग्री लेकर आते हैं लेकिन एक्टिंग में सक्सेसफुल नहीं होते और कुछ लोग बिना डिग्री के आते हैं बट एक्टिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एबिलिटी बाय बर्थ कुछ कुछ होता है पिक्चर के अंदर कभी देखा होगा तो छोटा सा सरदार जी बच्चा था सिर्फ वो तारे गिनता है सिर्फ एक ही डायलॉग पर पिक्चर में बोलता है तू सिर न जाओ क्या एक्टिंग आ रही थी उसे बट आज वो बहुत अच्छा एक्टर है किसमें दैट इज ड्रीम गर्ल के अंदर जो सरदार जी है ही इज दैट एक्टर हाँ वही सरदार जी है वो करती है नहीं वो यही है लड़का ये लड़का है वो लड़की नहीं यही था एक्टर वो एक्टर ही है वो नहीं नहीं वो लड़की तो उसकी लड़की थी अंजलि थी अंजलि अंजलि नहीं बट फिर भी एक्टिंग इज नॉट एन इजी टास्क ओके और कैमरा में अगर खड़े रहकर आपको इतने लोगों के सामने बैठकर एक्ट करना है तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क स्टेज पर आकर ट्राई करना आज यहाँ पर you try with the moot court also you will feel कि what is the ability by birth કર્યું છે ને બસ તો આજે કઈ વાત આપણે નાટક કરીએ જ છે એટલે કરશું ओके अब चलिए बेटा अब इम्पोर्टेंट हमारा शुरू होता है कि व्हाट इज अ चार्जिंग सेक्शन ओके व्हाट आर द इनकम्स विच आर चार्जेबल टू टैक्स चलो उसका डिस्कशन बाद में करेंगे अपने को उससे शादी नहीं करना है पहले यहाँ पर देखते हैं हाँ चार्जिंग सेक्शन charging section. In this section, what are the incomes which are specifically chargeable? मैं कुछ चीज आपको पढ़कर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना in this section there are certain points. जैसे पहला तो ये कि प्रॉफिट गेन अराइज फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटी वॉट एवर यू अर्न इज योर बिजनेस इनकम चलो नो प्रॉब्लम सेकेंड है कोई भी कॉम्पेंसेशन मिले कुछ भी मिले इन कनेक्शन विद द बिजनेस एक्टिविटीज अगेन योर बिजनेस इनकम व्हाट इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि भाई अगर छाछ वाला का शॉप है ना काफी हाँ छाछ वाला ने जो है वो एजेंसी ली होगी उसने एजेंसी ये कंडीशन पर ली होगी कि सर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी होंगे सारे आउटलेट्स फ्रेंचाइजीज मेरे थ्रू देना है
छाछ वाला कंपनी ने भी एग्रीमेंट किया होगा, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा हो गया कि अचानक की जो है कि उनको ऐसा लगा कि ये आदमी से ज्यादा तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर होता है तो वो दूसरे रीजन में ज्यादा अच्छा करेगा। तो उसको पहले वाले को बुलाया और कहा कि भैया तुझे पूरे वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है, अब हम तुझे सिर्फ वडोदरा अर्बन एरिया के कुछ पार्ट के लिए कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के लिए हम दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं। यू आर, दैट इज यू आर कैंसलिंग सम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Changing in terms of contract, compensation is attracted very obvious. That compensation is a one time only, though it is seen as in capital receipt, taxable as a business income because it is connected with the business activity. Next one is your income derived by trade professional similar association from specific services performed for its members. Members के लिए अगर कोई सर्विस परफॉर्म कर कर अगर कुछ भी जो है, that is your पैसा अगर चार्ज करते हो, इट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल बार काउंसिल वाले हम लोगों से मेंबरशिप के रुपए वगैरह लेते हैं, इट इज ऑल्सो देयर इनकम। सीएस के भी हम लोग मेंबरशिप देते हैं, इनकम उनकी। अच्छा, कॉम्पेंसेशन में और दो तीन पॉइंट्स थे जो इसमें शायद लिखे हुए नहीं, आपके नोट्स में आएंगे तो बताऊंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल लिक्विडेटर रेमुनरेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेटर हमने पॉइंट देखा था, कब, डिविडेंड liquidation. At the time of liquidation, liquidator remuneration received. It is though in nature of a remuneration, but it is a business professional received taxable year. Similarly, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है किसी कंपनी का, या तो फिर अगर गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट किया है फॉर एनी इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेटर रिप्रेजेंटेटिव, वट एवर ही अर्न्स अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर दिस चैप्टर। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसेस। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसेस जो भी मिलते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग है ना अपने लाइसेंसेस सेल कर देते हैं। क्यों सेल कर देते हैं? हो सकता है कि उनका टर्नओवर इतना नहीं हो रहा होगा, दूसरों को लाइसेंस की जरूरत होगी। तो उसमें अगर लिया था लाइसेंस फिर बेचा है, तो उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता होगा, इट इज योर बिजनेस इनकम। खास तौर पर हमारे लिए आता है दैट इज अ कैश असिस्टेंस received receivable by any person against export under any scheme of government of India। होता है ऐसे ना कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बार गवर्नमेंट कंसेशंस देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, या कैश असिस्टेंस भी देती है प्रमोट करने के लिए, दैट इज मेड इन इंडिया के कंसेप्ट के लिए। तो अगर आपको हमने कैश असिस्टेंस दिया है फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, देन ऑल्सो वट एवर यू आर रिसीविंग अगेंस्ट दैट इज योर बिजनेस इनकम। फिर आप जब पेमेंट करोगे तो एक्सपेंडिचर, इट विल बी अ जीरो। पर अगर गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिला है 100 और आपने स्पेंड सिर्फ 90 किया है, तो 10 विल बी योर इनकम। 100 मिला है एंड यू आर स्पेंडिंग 100, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वगैरह के लिए होता है। आगे आगे दैट इज एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम एक्साइज रिपेड एज अ ड्रॉबैक टू एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर कस्टम सेंट्रल एक्साइज ड्रॉबैक रूल्स, ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स। हाँ, मन खबर से जाओ ऐसे तुमने, ના ના, અરે આના જે મજા ક્યાં છે યાર, થવું જોઈએ। યુ શુડ એન્જોય, ફોટા રાખજો, એ બહુ કામ આવે પછી ઓફિસમાં। ओके, तो कैश असिस्टेंस के बाद ड्यूटी ड्रॉबैक। व्हाट इज अ ड्यूटी ड्रॉबैक? बहुत बार ऐसा होता है कि जो है गवर्नमेंट ऐसे कुछ कंसेशंस देती है कि आपने नेपाल अगर गुड्स एक्सपोर्ट किया है एग्जाम्पल, तो आपको अभी 100 रुपीज ड्यूटी देना है। एज एंड व्हेन द गुड्स विल बी रिच्ड यू विल बी रिफंडेड बाय 90 रुपीज। तो दिया है तो खर्चा, आया है तो इनकम, डेफिनेटली डिफरेंस जो भी कम आया इज योर एक्सपेंडिचर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों का इंपोर्ट कर कर प्रोसेस कर कर बाहर भेजने का अगर बिजनेस है, देन अगेन यू विल रिसीव अ ड्यूटी ड्रॉबैक, तो वो भी यहाँ आएगा। जैसे इंडिया हम लोगों के लिए, और उसमें भी कंडला पोर्ट इज फेमस फॉर, कंडला पोर्ट इज फेमस फॉर, तो वहां बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं। कंडला पोर्ट इज ship breaking units, કંડલા પોર્ટ ઇઝ ફેમસ ફોર શિપ બ્રેકિંગ યુનિટ્સ। સૌથી વધારે વર્લ્ડમાં નંબર 1 કંડલા પોર્ટ શિપ બ્રેકિંગ યુનિટ્સ। કેમ? શિપ બ્રેકિંગ યુનિટ્સ, હા, વર્લ્ડમાં જેટલા પણ મોટા શિપ્સ હોય જેની લાઈફ ખતમ થઈ ગઈ હોય, એ ઇન્ડિયા મોકલવામાં આવે છે ફોર બ્રેકિંગ। હજી એ તોડીને, એનો પણ બહુ મોટો કરોડોનો બિઝનેસ છે। एंड देन उसके अंदर का जो भी फर्नीचर ये वो होता है, वो लोग वो बेचने के लिए लेकर आते हैं। अलंग पोर्ट, कंगला पोर्ट, कंडला पोर्ट ने एवी रीते, बराबर છે ને।
ત્યાં કદાચ ભાવનગર ને જામનગર તરફ એ બધે બહુ બધું મળે છે ને અલંગમાં. હા, અલંગ પોર્ટ પર છે ને બધું આ. હા, અલંગ પોર્ટ પર છે. શિપ બ્રેકિંગ યુનિટ છે ને, वो બધા અલગ યુનિટ્સ રાખ્યા છે, મોટી મોટી શિપ્स આવે ને એવી રીતે. बट ऐसा कभी ये सोचकर देखो कि उससे हमें जो है ये ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिलता है, उसका वो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कवर किया था फर्जी मूवी में, फर्जी सीरीज में, लास्ट बट वन सीरीज व्हेन उसे इंडिया में पैसे लेकर आना होता है तो वो ऐसे ही एक, हाँ, शिप जो इंडिया आ रही है उसमें भर कर लाता है. एक्चुअली કેટલું કામ આવે ને, હવે પિક્ચર ને સિરીઝ એક્ઝામ્પલ માટે કામ આવે, સમજવા માટે. પ્રેક્ટિકલ આપણે થોડી કરવાના છે. It's very important. Movies and series are always helpful for understanding what is a concept. કેવી રીતે થાય છે. ओके. शिप ब्रेकिंग यूनिट हमारे इंडिया में सबसे बड़ा है. क्यों है हमारे इंडिया में? वर्ल्ड में कहीं पर भी शिप ब्रेकिंग यूनिट परमिटेड ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब वो शिप ब्रेक होने आती है तो वो ब्रेकिंग के टाइम पर उसमें से एस्बेस्टॉस निकलता है. एस्बेस्टॉस इज नॉट गुड फॉर एनी लिविंग क्रीचर. तो एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने उनके कंट्रीज में अलाउ नहीं किया है. हमारा भारत महान. एंड दैट इज वाटर ड्रॉबैक. वर्ल्ड में कहीं पर भी तोड़ना तो इंडिया भेजा जाता है, और इसीलिए उस तरफ का पानी बहुत इन्फेक्टेड हो गया है. वहाँ इतने ये भी जो है फिश वगैरह भी अब नहीं हो पा रहे हैं. दैट इज वाटर ड्रॉबैक. आगे ठीक है. बट ऑल ड्यूटी ड्रॉबैक यू गेट. कभी अगर सीएमए कर कर किसी कंपनी का ऐसा कुछ करने मिले, अहमदाबाद वगैरह कंपनी वगैरह का, दे ऑल गेट दिस ऑल टाइप्स ऑफ कंसेशंस एंड एवरीथिंग. आई होप वो सीखो और आप अगली बार आप बच्चों को, किसी को, आगे वाले जनरेशन को बताने के लिए आओ. प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम. ये जो है ना ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम है, और उसके बाद में एक ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट है. बोथ आर वन टाइप ऑफ एन पासबुक स्कीम जैसा है, जिनका बहुत फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है ना, तो उन लोगों के लिए इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, भले कम लग रहा होगा. कभी रिपेयर करने के लिए आया फिर वापस जा रहा है, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली हो रहा है. तो डेबिट क्रेडिट एंट्री. इफ देर इज अ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज अ पॉजिटिवली कम देना है, पैसा बचा होगा तो इट इज योर इनकम. वो डेबिट क्रेडिट वो लोग करते रहते हैं वो लोग. ये सब कस्टम पोर्ट पर होता है. प्रैक्टिकली अनफॉर्चुनेटली कस्टम्स करने मिला नहीं है मुझे कभी. आप में से कोई आए तो एग्जांपल्स बढ़ सकते हैं. ओके. वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम अ बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन. यानी बिजनेस प्रोफेशन के एक्सरसाइज करते करते कुछ अगर बेनिफिट मिला तो जो है हम लोगों के लिए वो एक्सरसाइज नहीं, बट મારે તો હાથ પગ દુખે છે એટલે હું કરું છું. હા, तो दैट इज व्हाट यू आर ऑल बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल समझो कि हम लोगों के लिए ऐसा बहुत बार होता है कि क्लाइंट ये कहता है कि सर आने जाने का फ्लाइट का भी करा कर देता हूँ, साथ में एकोमोडेशन भी है और साथ में वहां पर भी है और प्लस फीस भी देता हूँ. तो वट एवर आर द एक्स्ट्रा थिंग्स आर योर बिजनेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज इनकम. ठीक है. बाकी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स तो जो है वो तो 7 स्टार होटल में बुकिंग करा ही लेते हैं, प्लस आने जाने के लिए फर्स्ट क्लास प्लेन में तो उनका टिकट होगा ही, प्लस असिस्टेंट को तो अलग देना ही 1 लाख रुपए, प्लस उनकी फीस 10 लाख रुपए तो सिर्फ एक तारीख की है, बाकी की फीस अलग. सुप्रीम कोर्ट का एक सिर्फ सिग्नेचर फाइल आई, एक सिग्नेचर का 50,000 रुपया. अगर फाइल में 10 सिग्नेचर लग रही है तो 5 लाख पहले दे दो, बाद में फाइल साइन हो गया, अदरवाइज नहीं. बिकॉज यू हैव टू बी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना पड़ता है. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास प्रैक्टिस लगती है, और वो लॉयर के पास प्रैक्टिस लगने के लिए यू शुड बी इन मेरिट होल्डर. डिफिकल्ट છે એનો એક્ઝામ તો બહુ ટફ આવે. નેક્સ્ટ વન સીએમએ કરતા તો વધારે ટફ છે. હા, બધું ટફ જ છે બેટા. લાઈફમાં જે ટફ છે એની જ કમાઈ છે. સિમ્પલ ને કશી જ કમાઈ નથી. ટફની જ મજા છે. interest, salary, bonus, commission remuneration received by partner from its partnership firm. ये बात मैं आपको सैलरी चैप्टर से कहते जा रहा हूँ कि सैलरी के चैप्टर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, बट जहां पर पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म आते तो रिलेशन ऑफ मास्टर सर्वेंट डज नॉट एग्जिस्ट. देयरफॉर व्हाटएवर सैलरी रेम्युनरेशन इज रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म इज टैक्सेबल अंडर दिस चैप्टर. मैं इसके लिए आपको फर्म असेस एज सच एंड फर्म असेस एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन में पढ़ा कर दूंगा पास फाओप में. ओके. ભણાવીશ એક એક વસ્તુ બધું જ આવશે. પ્રેક્ટિકલી આ બધું જ કરવું પડે છે. એનો એક સેક્શન 40 ક્લોઝ બી નો એક વર્કિંગ નોટ છે. સેલેરી રેમ્યુનરેશન ટુ પાર્ટનર્સ રેસ્ટ્રિક્ટેડ અમાઉન્ટ એ શીખવાડીશું.
Next is your any sum received for not carrying out any activity in relation to any business or not to share any know-how, patent, copyright, trademark, etc. This is a negative form of income, but income is an income. Not sharing, not sharing. કદાચ if I am not wrong, તમને લોકોને કદાચ જીએસટી ના અંદર પણ આ ડેફિનેશન માં આવ્યું હશે. किसमें तो भी ये है वो. नेगेटिव इज ऑल्सो योर इनकम. ये मेरे ख्याल से स्केड्यूल सेकंड में कवर किया हुआ है शायद. સ્કેડ્યુલ ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ ના હોય એવી તો થાય જ જીએસટી માં. આ હું દેખાતો હોય પણ હું છું નહીં ઓલું. હા ટોલરેટિંગ એક્ટ. યસ એક્ઝેક્ટલી ટોલરન્સ માટેનો. दिस इज व्हाट एन टॉलरेंस बट दिस इज फॉर नॉट कैरिंग आउट यानी किसी के साथ शेयर ना करने के लिए. अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज दैट कि अगर जो चंदू चैंपियन अगर जो है ओटीटी पर रिलीज हुई है तो किस पर रिलीज हुई है ओटीटी चंदू चैंपियन? अमेजोन पर. वेरी गुड करेक्ट. अगर मार्वल्स की सारी सीरीज अगर रिलीज करनी है तो किस पर होती है? डिज्नी हॉटस्टार. ओके. तो दैट मीन्स वो नेटफ्लिक्स पर नहीं हो रही है. तो डिज्नी हॉटस्टार के साथ में मार्वल्स का स्पेशल एग्रीमेंट है कि आपके साथ हम शेयर करेंगे दूसरे के साथ नहीं करेंगे पर उसके लिए एक्स्ट्रा कितना देते हो बोलो. देना पड़ेगा ना वरना हम दूसरे के साथ भी शेयर कर दे. उसके लिए भी रुपया दिया जाता है कि हाँ भाई नेटफ्लिक्स के साथ nowadays whenever a movie starts in a theater also तो बताया जाता है स्ट्रीमिंग पार्टनर कौन है नेटफ्लिक्स वगैरह. सो नाउ दे हैव डन एन एग्रीमेंट कि हम इसके साथ में पहले करेंगे बाद में हम दूसरे के साथ करेंगे. एक जो छोटा सा एग्जांपल अभी जो मुझे लास्ट वीक में ऑब्जर्व करने आया कि व्हेन आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर थिएटर में तो मुंजिया उतर चुकी थी. आई डिडंट वॉच इन द थिएटर बट उसके बाद में जो है अब इस किसी ओटीटी पर पहले नहीं आई थी. वो लोगों ने कहा था कि स्टार गोल्ड पर एक्सक्लूसिव प्रीमियम फ्रॉम नेक्स्ट डे इट वाज रिलीज ऑन डिज्नी हॉटस्टार बट बिफोर दैट इट वाज नॉट रिलीज ऑन डिज्नी हॉटस्टार. दैट मीन्स देयर वाज एन एग्रीमेंट नॉट टू शेयर विथ एनी अदर. उसके लिए भी पैसा मिलता है. ओके. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. હા એના માટે પણ એ તો ચલો એ તો કોર્ટમાં જેમ આપણે એ તમને આઈપીસી માં ને એમાં ભણાવવામાં આવે. આ આપણા કમર્શિયલ વર્લ્ડના છે. નોટ ટુ શેર વિથ એની અધર પર્સન. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ અગર છાસ વાળા એજન્સી લીધી હોય તેને કન્ડિશન છે કે તું અમૂલનું સામાન નહીં રાખીશ. ઓકે that is what in condition. This is all commercial terms. It is a very important one. ઠીક છે. ઓકે. સો ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ નો હાઉ પેટન્ટ કોપીરાઇટ એના બારામાં આપણે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માં આપણે વાત કરવાના છે પછી જોઈશું. અગેન રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ જે વર્ષોથી ચાલતું આવ્યું છે કીમેન ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી. if it is received by employee under its salary, if it is received by legal heir other source, if it is received by employer this said. ઓકે. હમણાં આપણે અધર સોર્सेसમાં પણ આ પોઈન્ટ આવ્યો હતો આપણે. Next one, any profit or gain arising from conversion of inventory into capital asset. Nowadays, these transactions are also happening frequently. For example, किसी ने अगर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बिल्डिंग का प्रोजेक्ट और फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट्स है उसके 90 बिक गए हैं तो वेरी ऑब्वियस प्रॉफिट तो उसका निकल गया है. बाकी के 10 यूनिट वो जो है अपने नाम पर कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट. The value as on date of the conversion is treated as a business income and it is taxable under this chapter, charging section. उसके बाद है that is any sum received or receivable in cash or in kind on account of any capital asset but other than land, goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, discarded, transferred if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under 35 AD. 35 AD के सेक्शन में हम देखेंगे लेकिन वहां कनेक्टेड का कोई भी कैपिटल असेट रहा हो जिसका हमने 100% बेनिफिट ले लिया एंड इफ इट इज डिस्ट्रॉयड डिमोलिश्ड वगैरह कुछ हुआ उसका पैसा अगर हमें आता है इंश्योरेंस क्लेम वगैरह इज योर इनकम. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी का रिसर्च रिलेटेड का कोई प्रोजेक्ट भी होगा और उसने जो है मशीनरीज वगैरह लिया होगा उसका उसके 100% डिडक्शन मिल गया और बेचारे ने यहाँ पर सयाजीगंज में लाकर रखा होगा और बारिश में पानी में डूब गया और कंपनी को उसका इंश्योरेंस होगा. इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला इट इज अ बिजनेस इनकम. उसके बाद है इनकम फ्रॉम अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस. हाउएवर it shall be deemed to be distinct and separate from any other businesses.
स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन इनकम्स आर सेपरेटली ट्रीटेड. व्हाई? yesterday we have seen with the setup and carry forward of losses. Loss from speculative business can be set up against another speculative business income only, and that's why it is maintained separately. Keyman insurance, keyman ખાલી keyman વાળો, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ અ keyman અને મને કઈ થઈ ગયું તો મારા એમ્પ્લોયર ને જે નુકસાન થઈને પૈસા મળશે બિઝનેસ, હા, લીગલ એર ને મળશે અધર સોર્સ, અને એને કશું જ ના થઈને મને પૈસા મળે મેચ્યોરિટી પર સેલેરી. Okay, that is what the difference. Okay, now next one. Remission or cessation of liability in respect of any loss, expenditure, trading liability incurred by taxpayers. For example कि अगर जो है, अगर कोई लॉस है, एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, और उसका वो जो लाइबिलिटी वगैरह है वो लाइबिलिटी उसका नलिफाई हो गया, सेट ऑफ हो गया, रेमिट हो गया, माफ कर दिया गया, तो उसका फायदा हो गया ना. वो जो फायदा हुआ इज एन इनकम. फॉर एग्जाम्पल याद करो सैलरी चैप्टर में इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर, तो वॉट एवर इंटरेस्ट आर सेविंग इज इनकम ऑफ द एम्प्लॉय. हाँ, वैसे बिजनेस वाले का भी तो होगा ना कि भैया मुझे किसी को देना था, जो बंदे को मुझे रुपए देना था, मैं देने वाला था, खर्चा था मेरा, नुकसान था, मुझे देना जरूरी था. अचानक कि वो आदमी जो है बेचारा सयाजीगंज में पानी में घूम रहा था, मगरमच्छ उसे ले गया, अब लाइबिलिटी जीरो हो गई. ठीक है, तब पैसा तो देना हुआ ही नहीं है, तो in that case it is a remission. But if it is related to your recorded one, then it is your income. Similarly, recovering of trading liability by successor which is allowed to the predecessor shall be chargeable to tax in the hands of the successor. Succession could be due to amalgamation, demerger, or succession of a firm succeeded by another firm or company, etc. अगर बेचारा कोई कंपनी थी, उसकी बहुत सारी रिकवरी बाकी थी, वो कंपनी बेचारी डूब गई, और वो कंपनी ने जो है अपनी कंपनी दूसरे को बेच दी, जिसने खरीदा है उसने रिकवरी चालू किया और उसको वो पैसे रिकवर हुए. पहले वाले को अगर लॉस बोलकर अलाउड था और सक्सेसर को अगर रिसीव हुआ है तो सक्सेसर की इनकम. डन. ये पॉइंट वी हैव सीन यस्टरडे आल्सो. अगर ऐसा कभी अमलगमेशन मर्जर के केस में ओल्ड का लॉस है तो न्यू अपने इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं. एनी लाइबिलिटी विच इज यूनिलैटरली रिटर्न ऑफ बाय टैक्स पेयर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स shall be deemed as a remission or cessation of such liability and shall be chargeable to tax. यानी टैक्स पेयर के बुक्स ऑफ अकाउंट में पिछले साल कुछ लाइबिलिटी दिख रही थी, इस साल अचानक की लाइबिलिटी जीरो हो गई. बुलाकर पूछा भैया कौन से अकाउंट में से पैसा दिया कि तेरी लाइबिलिटी जीरो हो गई है, उसने कुछ भी बताया नहीं. बोले सर मैंने बस वो राइट ऑफ कर दिया. तो राइट ऑफ किया इसका मतलब है कि तूने ऐसे जगह से दिया होगा जो रिकॉर्ड पर पैसा नहीं है, तो जो राइट ऑफ किया है वो तेरा अनरिकॉर्डेड मनी है. इट इज યોર ઇન્કમ, યુ આર લાયબલ ટુ પે ધ ટેક્સ. આવું થાય છે કે કોઈ દિવસ થાય છે? इनकम टैक्स ऑफिसर्स ऐसे नहीं है, उनको सब पता होता है, वो लोग सब ध्यान रख रहे होते हैं कि आप लोगों का क्या, वो बैलेंस शीट को बिल्कुल पूरा वेरीफाई करते हैं, एंड देन दे असेस इट एंड इश्यू द स्क्रूटिनी नोटिसेस. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर किसी की लाइबिलिटी, अब जैसे हम लोग भी बैलेंस शीट में बना कर देता हूं, तो मैं बैलेंस शीट पिछले साल के रिकॉर्ड पर मैं उसे धीरे धीरे कम करता हूं, एक साथ नहीं. आपको बहुत ग्रेजुअली कम कर कर जाना है. एक झटके में आपने कम कर दिया, देन इट इज योर इनकम, यू आर लायबल. ओके, નેક્સ્ટ વન. આ આ વસ્તુ એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. ઘણીવાર કેવું છે કે બેલેન્સ શીટ ટેલી કરવામાં ઘણા લોકો સસ્પેન્સ ને કંઈ પણ નામથી બતાવી દે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફાધર ઇન લો ની લોન છે, સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં નાખી દે, એમનું નામથી બતાવીને એમને ફોન કરી દે કે તમને મેં ડેટર બતાવ્યો છે કે ક્રેડિટર બતાવ્યો છે, આપણે જોઈ લેશું પછી, ખાલી નામ. એન્ડ દેન if it is written off in next year zero, પૈસા આપે ક્યાંથી? એવી રીતે થાય. એને પણ બોલાવવામાં આવે, એ બધાને બોલાવવામાં આવે, એટલે ઇટ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ. આ તો ખાલી એ લોકોનો છે જેનો લકી ડ્રો લાગે, એટલે સ્ક્રુટીની એટલે લકી ડ્રો જ છે, જેનો નંબર લાગી ગયો, ખતમ. નેક્સ્ટ વન. અને જે નંબર લગાડવા વાળા એ ઓફિસરનો ફોન હતો, એ છે, એ વાળા છે કે જે લોકો બધાના નંબર લગાડે છે. સર્વે કરે, જાય આવે, ખબર જ ના હોય. એકવાર અચાનક જ ક્લાસમાં બધા ઓફિસર્સે છુટ્ટી લીધી હતી,
એટલે મેં કીધું યાર સર 2 दिन लेक्चर्स थे, क्या हो गया? तो नहीं सर हम लोग सब है ना बीमार हो गए थे। मैंने कहा, "हैं? सभी ऑफिसर बीमार?" एक सर्वे करने जाना था, डॉक्टर लोगों की कंप्लेन आई थी कि डॉक्टर लोग बहुत कमाते हैं। तो सब बीमार होकर देखने गए थे कि वहां जाकर सवेरे से रात तक एडमिट होकर बैठकर देख रहे थे कि क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं। આવું હોય. અરે બહુ આ લોકોની લાઈફ એટલે બહુ સારી પણ હોય, બટ ઇટ ઇઝ અ વેરી રિસ્કી વન. બહુ ડેન્જર સિચ્યુએશન. તમે કોઈ દિવસ રેડ મૂવી તમે જોઈ, બટ રેડ મૂવીના પછી છેલ્લે જે ટાઇટલ્સ લખેલા છે ને વાંચજો. એમાં એકે લખ્યું છે कि थैंक्स टू वन लेडी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हु वाज द लीड वन, उनके उनके यानी सूझबूझ से कुछ ऑफिसर की जान बच गई थी. એ વર્ષો પહેલાની ઘટના છે, એમાં લખેલું છે એના અંદર પાછળ કે જયારે રેડ નાખી હતી, મિનિસ્ટરના ઘરે રેડ નાખી હતી, તો ઓને છે ને આ ઓફિસરોને સિમેન્ટના અંદર ચણાવી દેવાનો હતો. એ તો મેડમ એ લોકોને કન્વિન્સ કરીને આ લોકોને બચાવીને બહાર લઈને આવ્યા હતા. આવું પણ થાય, એ લખેલું છે ત્યાં પાછળ, વાંચજો. એટલે ઇટ્સ અ વેરી રિસ્કી લાઈફ, બટ સ્ટીલ હવે તો એ લોકોને દે હેવ અ લોટ ઓફ પાવર્સ એન્ડ દે કેરી વિથ ધ પોલીસ ઓફિસર્સ ઓલ્સો, ઇન્ક્લુડિંગ એ લોકોને ઘણી વાર તો એ લોકોમાં જે લીડ કરતા એ લોકોને ગન પણ આપવામાં આવે સેલ્ફ પ્રોટેક્શન માટે, એ પણ હોય છે એ લોકોને. તો હવે ઘણું બધું છે, બટ પહેલા ઘણું બધું નહોતું. ઓકે. અને આ એટલે મને આ લોકો સાથે રહીને મને ઘણી બધી વસ્તુઓ ખબર પડે કે કેવી રીતે હોય, શું હોય, વોટ દે એનાલાઇઝ, એનાથી ખબર પડે. ઓકે, શું હોય depreciation asset એવું હોય. In case of a power generating units is sold, discarded, demolished, destroyed, the amount by which sale consideration and or insurance compensation together with scrap value exceeds WDV shall be chargeable to tax. Now this is connected with the power generating system, જે હમણાં તમારા ભણવાનો પાર્ટ નથી, બટ આપણે ડેપ્રિસિએશન ના અંદર આપણે જે છે ચાર્ટ હું તમને આપીશ, એમાં ટર્મિનલ બેનિફિટ્સ ને એના સાથેનો પોઈન્ટ આવશે. એટ ધ ટાઈમ હું તમને એક્સપ્લેન કરીને આપીશ. But it is connected with the power generating units, that is electricity company. Again, આ તમારો ખાસ કઈ પાર્ટ ભણવા જેવો નથી, બટ ખાલી આવશે ત્યારે ચાર્ટમાં બતાવીશ. Where any capital asset used in a scientific research is sold without having been used for other purpose, and the sale process together with amount of deduction allowed under section 35 exceeds the amount of capital expenditure, such surplus of the amount of deduction allowed, whichever is less, is chargeable to tax on business income in the year in which the sale took place. For example, vaccination war. મૂવી જોઈ હશે? નથી જોઈ. ઓકે. વેક્સિનેશન વોર આઈ થિંક સો ઝી સિનેમા કે એના ઉપર રિલીઝ થઈ છે, ક્યારેક જોવા જેવી છે. જ્યારે કોરોનામાં આપણે બધા તમે ઓનલાઈન ભણતા હતા, એટ ધેટ टाइम ऑल अवर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स वर एंगेज टू फाइंड आउट द अल्टीमेट वैक्सीनेशंस. तो वैक्सीनेशंस के लिए उनको कितनी तकलीफें हुई, उनको कितने प्रॉब्लम हुए. इन दैट केस ऑल्सो उन्होंने बताया है पूना के ऐसे कुछ सेंटर्स है कि जहाँ पर वैक्सीनेशंस का पूरा ट्रायल्स चल रहे थे, તો उसके लिए મશીનરીઝ થી. ક્યારે સિરીઝ હશે ત્યારે જોજો, એ લોકો પૂરું આમ કપડા પહેરીને પછી આમ હાથ મશીન નાખીને ચેક કરતા હોય છે. નાઉ ધીઝ આર ઓલ મશીનરીઝ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ, એપરેટસ રિલેટેડ ટુ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ. હવે કોરોના જ ગાયબ થઈ ગયો, તો મશીનરીનું શું કામ રહ્યું હવે? તો ઇન ધેટ કેસ વેરી ઓબ્વિયસ ઇટ વિલ બી ડિસ્કાર્ડેડ, ડિમોલિશ્ડ યા સેલ આઉટ કરી નાખશે. In that situation, whatever amount is received is treated as an income provided it is not put to use for any other purpose. Okay. એના પછી where bad debt have been allowed as a deduction under section 36 in earlier years, any recovery of same shall be chargeable to tax. તમને अगर याद હશે तो 11th स्टैंडर्ड से आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ये पढ़ते हो. Bad debt recovered wrongly recorded in debtors account. Okay, this is a point. Whenever you recover from a bad debt, then whatever is the bad debt recovery becomes your income. Same example of unrealized rent recovered. Okay. Amount withdrawn from special reserve created and maintained under section 36 shall be chargeable as income in previous year in which the amount is so withdrawn. एक तो ये आपके काम का अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्पेशल रिजर्व इज अलाउड टू बी क्रिएटेड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली. It is allowed to financial institutions only. Huh? Always remember, financial institutions are allowed to maintain special reserves. बाकी हमारे जैसे कॉमन मैन आर नॉट अलाउड टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ स्पेशल रिजर्व्स. एनी रिजर्व इज आल्सो नॉट अलाउड. So in that case, whatever is a financial institution special reserve, when it is withdrawn, it becomes your income.
loss of discontinued business or profession could be adjusted from the deemed business income without any time limit. This is what some contradict provision जो हमने कल set off में देखा था. Yesterday we have seen in the set off chapter that business loss can be set off against any other income except salary, and in case it is not set off, it can be carried forward for 8 assessment years. But what this section is telling you that loss of discontinued business could be adjusted from deemed business income without any time limit. That means कि अगर कोई लॉस हुआ और अगर उसने वो बिजनेस ही बंद कर दिया एंड उसके बाद में अगर उससे कोई रिकवरी हुई तो वो बिजनेस की इनकम डीम्ड इनकम बन जाएगी, एंड इन दैट केस जो वो लॉस जिसके कारण से उसने बिजनेस बंद किया था विल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ. That is what an contradict point. आगे any foreign exchange gain or loss arising in respect of specified foreign currency transaction shall be treated as income or loss. Such gain or loss shall be computed in accordance with notified ICDS. पर ICDS अभी आपको पढ़ने के लिए नहीं है. If I am not wrong, ICDS are a part of your final subject. Right now it is just for the introduction कि अगर फॉरेन एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन होता है उसमें अगर करेंसी एक्सचेंज में आपको गेन और लॉस अगर कुछ हो रहा है तो इट इज अलाउड टू बी एडजस्टेड अंडर दिस चैप्टर. Where consideration for transfer of a land, building or both as a stock in trade is less than stamp duty value, the values adopted shall be deemed to be the full value of consideration for purpose of computing income under this head. बस ये पॉइंट हम लोगों के लिए डे बिफोर यस्टरडे जब हम कर रहे थे तभी आया था. दैट इज यूर व्हेन immovable property is received inadequate consideration or less than stamp duty value, then whatever is the difference, it becomes your business income provided if it is your business activity. For example, बिल्डर ने कोई जमीन एक्वायर किया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉर एग्जांपल उसकी होगी 1 करोड़ रुपए और उसने उस बंदे को 20 लाख रुपए देकर जमीन ले ली, तो भैया बाकी का जो फायदा हो रहा है इज योर डीम्ड इनकम. सो यू हैव टू डिक्लेयर. इसीलिए वो लोग क्या करते हैं फिर जंत्री की वैल्यू जितना वो लोग वैल्यू डिक्लेयर करते हैं. आपे इतने પછી એમાં ભરવાનું છે તો પછી આપીને જ ભરો. Done. Next one is your again profit gain arising from construction contract or contract for providing service is to be determined on basis of percentage of completion method. I think so if I am not wrong કે તમને કદાચ GST માં પણ આ પોઈન્ટ કવર થતું હોય છે. That is your construction of building before obtaining construction certificate is a service, supply of service. Now if a supply of service, then what is a business income? Milestones are your income. फॉर एग्जाम्पल कि 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग अगर बनाने वाले हैं तो भैया चलो 2 फ्लोर तक बनाए तो इतना पर्टिकुलर इनकम, 4 फ्लोर बनाए तो इट इज योर इनकम. दैट इज व्हाट एन इनकम. ओके. इन ICDS એટલે જે છે ઇન્કમ કોમ્પિટિશન ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ્સ છે આના. એ આગળ તમારા ઓલા નોટ્સમાં હશે તો આપણે જોઈશું. આવશે કદાચ, પણ લાસ્ટ યર મેં જરા ભણાવવાનું ટ્રાય કર્યું હતું પણ પછી મને ખબર પડી કે તમને લોકોને હમણાં નથી, ફાઇનલનો પાર્ટ છે તમારો. પછી નકામ ભણીને એક તો આટલું બેચારા નાના નાના બાળક તમે છોકરાઓ એક આંગળી પર કેટલું ઉપાડશો આમ. In case of contract for providing service with duration of not more than 90 days, profit and gains shall be determined on basis of project completion method. हाँ, अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ओनली, पर्टिकुलर पॉइंट ओनली, देन इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेस देन 90 डेज तो फिर पूरा वैल्यू के हिसाब से ही होगा completion method. While in case of contract for providing service with indeterminate number of acts over a specified period of time shall be determined on basis of straight line method. And if there is no specific milestones तो very obvious है. स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब चलो कितना रुपया आ रहा है वो तेरी इनकम, उसके ऊपर तेरा इस साल का बिजनेस इनकम, यू आर लायबल टू पे द टैक्स. देयर इज इनडिटरमिनेट एनी इवेंट्स कि पूरा प्रोजेक्ट इसको दे दिया है तू संभाल ले, मुझे कंप्लीट कर देना है, देन इन दैट केस इट विल बी योर एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड. एंड एज पर RBI कहता है जानकार रहिए, सतर्क रहिए. Interest on bad and doubtful debt of public financial institutions, scheduled banks, cooperative bank other than primary credit society, agriculture rural development bank, state financial corporation, SIDBI
SIC shall be chargeable to tax in the year it is credited to P&L account. आपके काम का वैसे नहीं है because you are asked only related to your individual HUF only. Maximum firm, maximum company. બસ એનાથી વધારે તમને પૂછશે નહીં. આ નથી but as per RBI guidelines if the banks are declaring their doubtful debts and on that they have charged whatever is the interest. So if it is recovered or declared accrued, whichever occurs earlier becomes the income of the bank. આ પોઈન્ટ પર અમે લોકો હંમેશા હું જે નોટિસીસ મોકલાવું આ પોઈન્ટ પર મોકલાવું કે અમે જે નોટિસ જેમ કે આજે જે એકને સ્પીડ પોસ્ટ કર્યું મેં બેંકને ઇન્ડિયન બેંકને નોટિસ મોકલાવી છે 8 પેजेसની એમાં આ જ લખેલું છે કે as per the Reserve Bank of guidelines you have to provide NPA list to the RBI whether my client's name was there in the list. If yes, then provide me a chartered accountant's audited report. 90% તો આપે જ નહીં. એ ના આપે એટલે અમારું કામ અડધું થઈ જાય. અમે કોર્ટને એમ કહી દઈએ કાગળ વગર આ લોકો લેવા આવે છે, કેસ જ ઉડી જાય. બસ વકીલ બનવાનો આ જ એક ફાયદો છે આપણો. ઓકે, આજે તો તમે વકીલ બનીને આવ્યા છો ને, વકીલના બેન લાગો છો આજે તમે. તમને કોઈ અહીંયાથી નીચે ઉતરશો તો તરત કોઈ કહેશે બેન નોટરી કરો છો અમને કરાવો છે એવી રીતે. તમે એમ કેજો પણ ખરા હમણાં 500 આપી દો સાંજે આવજો ઓફિસે. કયા ઓફિસે એ પછી કહું છું. હા, ઓકે. તો સિમિલરલી એઝ પર નેશનલ હાઉસિંગ બેંક ગાઈડલાઇન્સ interest on doubtful debt for a housing finance company shall be chargeable to tax when it is credited in the P&L account or actually received whichever occurs earlier. Same national housing bank નું પણ હશે તો. And the last point જેનો point એ લોકો આપ્યો જ નથી, assistance in form of a subsidy, grant of cash incentive or duty drawback, waiver, concession, reimbursement by whatever name called by central government, state government, any authority, body, agency in cash or in kind to the assessee other than one considered explanation that is your 10 to section 43(1) would be included in definition of income. આનું અગર કશું કહેવાનું હતું એટલું જ કહીશ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈએ જેમ કે અગર આ કમર્શિયલ બિલ્ડિંગ પર અગર સોલાર પેનલ લગાડે અને એક્સ્ટ્રા એનર્જી આવે એ ગવર્મેન્ટને વેચે તો દેટ ઇઝ અ બિઝનેસ ઇન્કમ. સિમિલરલી ફાર્મ હાઉસમાં જે લોકોના પણ લગાડેલા હોય છે એ લોકોને ઇન્કમ આવે છે. અમે લોકો ફાર્મ ઓનર અગર હોય તો અમે અધર સોર્સ, બટ અગર એ કમર્શિયલ જગ્યાના શેડ પર બનાવીને ઇલેક્ટ્રિસિટી આવતી હશે ઇટ ઇઝ યોર બિઝનેસ ઇન્કમ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝમાં પણ હવે તો જે છે સોસાયટી હાઉસિંગ સોસાયટીમાં આ લોકોએ ઉપર જે છે લગાડ્યા છે તો ગવર્મેન્ટ એ લોકોને પૈસા આપે. That again it is a subsidy grant or they pay the amount for taking out the electricity. It is again business income. It is treated as a business income. Okay. Now આગળ હવે general principles. What are the general principles of your income? બસ નહીં, બસ અને ટ્રક થી કશું નથી થવાનું. 2 મિનિટ પાણી પી લો હવે. તમે ને હું પોતાને કહું છું પાણી પી લો. General principle for computing business income. Now what is general principle? जैसे समझा कर देना है कि business profession must be carried on by the assessee. assessee के नाम से business होना चाहिए, assessee ने करना भी चाहिए. हाँ, हो सकता है कि assessee पर्सनली करने के लिए ना आए जितेन, जितेन हाँ पर्सनली बिजनेस करने ना आए लेकिन फिर भी उसके नाम से बिजनेस होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग ऐसा कहे कि भाई रिलायंस जियो का रिचार्ज तभी करूंगा जब मुकेश भाई फोन कर कर बात करेंगे कि कितने का रिचार्ज प्लान है तो ही मैं रिचार्ज करूंगा वरना ना करूं मैं. क्या बिजनेसमैन ने हमसे करवाना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है. So it should be owned by the businessman and it should be managed by some any other person who is authorized to do the business, but उसके नाम से होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव किससे भी होगा. Okay. Business profession must be carried on for some time during the previous year. Condition तो ये है कि साल में कुछ दिन तो ही सही बिजनेस तो करो. बिजनेस चैप्टर में क्लेम करने आ रहे हो लेकिन एक भी दिन बिजनेस ही नहीं कर रहे थे तो then very obvious this chapter is not attracted. So to attract this chapter you must do that business activity for at least a single day during the year. Profit of the previous year are chargeable. बस ये डिपेंड करते हैं आपके मेथड ऑफ अकाउंटिंग हाउ यू आर फॉलोइंग. अगर if you are following a mercantile system of accounting, current year's income is only taxable. Outstanding current year add, advance of next year minus, outstanding of last year received during this year minus, that is your all reduced. That is only current year's income.
वही अगर इफ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक, आया है इनकम, फिर कितने साल का आया कोई लेना देना नहीं, इट इज योर इनकम. सो प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन दिस ईयर. आगे, चार्ज एक्सटेंड्स टू एनी बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन. कितने भी बिजनेस एक्टिविटीज कर लो, कितना भी कर लो, अलग अलग बिजनेस प्रोफेशन करोगे तो भी. जैसे आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट, मेरा सेपरेट अकाउंट में बनाता हूँ. सिमिलरली एडवोकेसी, सीएस के सीएसआर के प्रोजेक्ट्स का अलग काम होता है, तो ऑल आर डिफरेंट वन. तो ऑल आर क्लब्ड इन द सेम चैप्टर, दैट इज माय बिजनेस प्रोफेशन ओनली. लीज ऑफ अ कमर्शियल असेट. याद रखना है कि अगर आप कोई लीज, अगर कमर्शियल असेट अगर देता है लीज पर, तो उसे जो भी रॉयल्टी फॉर दैट लीज अगर आ रही है या कुछ मिल रहा है, इफ इट इज योर बिजनेस एक्टिविटी, इट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड. जैसे कि ग्रेनाइट माइन वगैरह करने के लिए अगर आप लीज पर देते हो, तो वट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम दैट आउटपुट रॉयल्टी होती है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉयल्टी चैप्टर भी आपको रहा होगा. अदू अकाउंट्स में રોયલ્ટીમાં છે ને આઉટપુટ આવે છે ને, એનું આઉટપુટ કેટલું છે એના ઉપર રોયલ્ટી ને કેલ્ક્યુલેટ ને એવી રીતે થતું હોય છે, બરાબર. હા, તો in that case that income is your business income. Now the very important, that is your speculative business. Always remember, speculative business is treated separately because loss from speculative business activity can be set up against speculative business income only. What is a speculative? The term speculation has not been exhaustively defined in the Income Tax Act, but it normally denotes the meaning commonly assigned to it in commercial practice. However, Section 43(5) defines expression speculative business transaction as a transaction in which contract for purchase or sale of any commodity, including stocks and shares, is periodically or ultimately settled otherwise, but then by actual delivery or transfer of the commodity or scripts. हाँ, लिया, बेचा, हाथ में आया ही नहीं है, हाथ से गया ही नहीं है, फिर भी लिया, बेचा, that is what a speculative. Actual delivery is not given to you, but still you are dealing in that, then it is called as a speculative transaction. Don't think that only शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट इज a speculative one. उसे छोड़कर भी बहुत सारे स्पेक्युलेटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली ऐसा होता है कि मारवाड़ीज लोगों के जो होते हैं, उन लोगों के एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, फिर उन्हीं के जो कजिन्स होते हैं, वो जो है दैट इज योर होलसेल मार्केट का ग्रेन का, वो लोग उनके रखते हैं. फिर वो लोग ये खरीद कर एक रिटेल शॉप में वो लोग किराना की दुकान डालकर रखते हैं, और फिर वो चेन के थ्रू आगे पूरा बेचते हैं. अब होता ही है कि जो बीच में होलसेल मार्केट के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनसे खेत से खरीदते और इनको डायरेक्ट बेचते हैं. हाँ ठीक है भाइयों, यहाँ से यहाँ भेज दो, हो गया, पैसा हिसाब कर दूंगा आज शाम को, डन, खत्म, हाथ में माल लिया ही नहीं है. There are few people who earn more than 10,000, 20,000 daily on such transactions. One of my client also received such type of an amount. तो जब पहली बार मैंने देखा तो आई गॉट कंफ्यूज. मैंने कहा भाई ये पैसा आया कहाँ से लाखों रुपए? तो उसने कहा सर जो है ये सोयाबीन बेचा है. मैं बोला आप लोग तो ज्वेलरी वाले हो यार, आप लोग सोयाबीन कब से बेचने लग गए? तो बोले सर ऐसे ही वो ट्रांजेक्शन है. बोले वो रिलेटिव थे, उनके सोयाबीन का जो है खेती है, और बोले मेरा एक फ्रेंड है उसको सोयाबीन चाहिए था, तो मैंने मेरे रिलेटिव से जो है लिया और मैंने उसे बेच दिया. मैं बोला यार उसके लिए इतने दूर क्यों गाँव गए थे? बोले कहाँ गया था सर, मैं तो दुकान पर ही बैठा था. मैंने तो सिर्फ उसको ट्रक वाले को बोला कि ठीक है भाई लोड कर, तू वहां जाकर दे दे. उसने मेरे अकाउंट में डाला, मैंने मेरे रिलेटिव के अकाउंट में पैसे डाल दिए, मार्जिन मेरे पास आ गया, बोले खत्म. That is what and speculative transaction. It is a business world. It's a method to earn income. Okay. Where a company other than banking financial company deals in shares of other companies, the income from such business is treated from a speculative business. बैंकिंग और फाइनेंशियल छोड़कर बाकी कोई कंपनी अगर जो है ना शेयर्स वगैरह में दूसरी कंपनी के डील करते हैं, स्पेक्युलेटिव. जैसे कि शेर खान, ओके, ग्रो मोर, कौन है, किसकी थी ग्रो मोर? हर्षद मेहता, scam 1992, grow more, that was a speculative. Now transactions which are not treated as speculative transaction, these are not treated as speculative. However, following four forms of transaction have been specifically excluded from scope of speculative transaction. Now this is very confusing one.
ध्यान से देखना, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिकल देता हूं, ध्यान देना अब। Contract in respect of raw material or merchandise entered into by person in course of his manufacturing or merchanting business to guard against loss through future price fluctuations in respect of his contract or actual delivery of goods manufactured by him or merchandise sold by him. For example, अगर समझो कि अगर किसी का, अगर समझो कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस, टी शर्ट का बिजनेस होगा, और किसी कंपनी ने उसे अप्रोच किया और उसे कहा कि भैया मुझे हमारे एम्प्लॉयज और इन लोगों के लिए एक बड़ा इवेंट रखना है, 15 दिन का बड़ा इवेंट है, तो उसमें हमें रोज के टी शर्ट के हिसाब से जो है हमें 10 लाख टी शर्ट समय स्पेसिफिक डिजाइन के साथ बनाकर चाहिए। ओके सर, हम आपको बनाकर देंगे, हमारा इतना चार्ज होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि सर 25 लाख रुपए का ये चार्ज होगा, तो आपने 25 लाख देना है, एडवांस 5 लाख, और बाकी का जो है 6 महीने बाद या एक पर्टिकुलर डिलीवरी के बिफोर आपको रिमेनिंग देना है। डन, नो प्रॉब्लम। कंपनी 5 लाख रुपए दे देती है, पर कंपनी पहले ही 25 लाख बाजू में निकाल कर रखती है। बाकी का बचा हुआ 20 लाख है, उसे वो लोग सिक्योरिटी बोलकर क्या करते हैं, कहीं और टेम्पररी इन्वेस्ट कर रखते हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रखते हैं कि अगर समझो कल चलकर इसके प्राइस फ्लक्चुएशन के चक्कर में ज्यादा रुपए देना पड़ा तो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कपड़े का रेट बढ़ गया, प्रिंटिंग का रेट बढ़ गया, तो हमें ज्यादा भी देना पड़ सकता है। तो इन दैट सिचुएशन कैसे करोगे? तो वो सिचुएशन को ओवरटेक करने के लिए ये लोग ऐसे रिजर्व कर रखते हैं, बाजू में निकाल कर रखते हैं, इन्वेस्ट कर रखते हैं। दो इट इज अ हाईली स्पेक्युलेटिव नेचर, रिस्की वन, बट स्टिल इट इज यूर नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन। मर्चेंडाइज वगैरह अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए ये सारा किया जाता है। सिमिलरली जिसकी वो फैक्ट्री है वो खुद भी एक सिक्योरिटी रखता है। वो ये सोचता है कि आज 5 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए का कुछ मालूम नहीं है, तो वो क्या करता है, अपने क्रेडिटर से जिनसे वो लेकर आता है उन लोगों का भी वो पैसा सिक्योर कर वो उसे रखता है, ताकि कहीं पर भी लॉस अगर होने वाला रहा तो मार्जिन में कर सके। These are all speculative looking like transactions, but these are not speculative. It is just to protect your company's loss. Contract in respect of stocks and shares entered into by dealer or investor therein to guard against loss in his holdings of stock and shares through price fluctuations. अचानक के प्राइस फ्लक्चुएशंस अगर शेयर मार्केट में हो गया, तो क्या होता है कि तुरंत ही इन्वेस्टर, उनका जो होता है पोर्टफोलियो जिसका संभाल, उसका कॉल आता है कि बॉस मेरा पोर्टफोलियो इतना मार्जिन पर हमें होल्ड कर रखना है। तो अब इससे नीचे उतरने वाला होगा, तो कोई ऐसे प्रॉपर्टीज है, ऐसे कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रख लो, उसके लिए चाहे खरीदना है तो खरीद कर वो लोग रखते हैं, प्लस माइनस करने के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तुमने लोगों ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर હશે કદાચ, હતું ને? હે, વાંચજો મને જરાય નહોતું આવડતું, મને બહુ ટફ લાગતું હતું એ. આજે પણ લાગે છે મને ટફ, બટ ઇટ ઇઝ અ ગુડ કેલ્ક્યુલેશન્સ, ગુડ કેલ્ક્યુલેશન, પણ એ કેલ્ક્યુલેશન ખબર પડવી જોઈએ ને કેવી રીતે શું છે. હા, તો હવે 22 ના એજમાં સારું જ લાગે ને, અમારે 45 ના એજમાં અમને ભણાવ્યું ત્યારે અમને લાગે બાપરે આ શું ચાલે છે, ખબર જ ના પડે અમને. કેમ કે એ એક જ સબ્જેક્ટ હતો જેમાં હું ફેલ થતો હતો કન્ટિન્યુઅસલી. 5 attempts I failed in that subject. CS, strategic management, final. 2013 I failed, 2014 June failed, December 14 fail, June 15 fail, પછી December 15 I scored, પછી 63 એક્ઝામિશન સાથે. અને એના સાથેનો એક પેપર હતો એ બાકીના પાછલા બધા એટેમ્પ્ટમાં 60+, પણ મેં એક્ઝામિશન નહોતું લીધું. અને જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ પાસ થયો ત્યારે એમાં 42 balance. Okay, but still चलो पास धंधा ना है. Okay, but that was the subject portfolio management. तो ये जे पण हो, you have to manage the portfolio because you have a some underlining point, कितना margin आपको maintain करना है. Now you know that कि whatever you are holding, it is going down to your margin. तो क्या करते हो, तुरंत ही वो वहां से निकालते दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके उसका वो फ्लैट को मेंटेन करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज करना है. And that is what, though it looks like a very highly speculative, but it is not a speculative because to protect the loss of the portfolio. It is not a speculative. Next one, a contract entered into by member of a forward market or a stock exchange in the course of any transaction which is in the nature of jobbing or arbitrage to guard against any loss which may arise in ordinary course of his business as such member. ये मेंबर के लिए दिया है उन्होंने, सिक्योरिटी मार्केट का अगर कोई मेंबर होगा और अगर वो जॉबिंग वगैरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहा है, तो ऐसे केस में आर्बिट्रेज कर वो लोग है ना मार्जिन निकाल लेते हैं, रोक कर रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्कैम 1992 में क्लियर बताया था कि मेंबर होने के नाते
वो जो है वो दूसरे लोगों के थ्रू भी वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर कर यहाँ से पैसा है मैं आपको वहां दिलवाता हूँ और इसके पैसों से हम लोग जो है इसको सिक्योर करेंगे। दैट वाज ऑल स्ट्रेटेजीज कि ये मेरा बैंक का लोन क्लियर हो जाएगा, तब तक टेम्पररी के लिए यूटीआई से हम पैसे लेकर आते हैं, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो वो बंदा बाद में बेचारा सुसाइड कर लेता है वो, बिकॉज ही इज अनेबल टू रिफंड इट। एसबीआई ऑल बैंक, क्योंकि इट वाज टू बी मैनेज प्रॉमिसरी नोट्स एंड ऑल टू बी मैनेज, ये आर्बिट्रेज होता है। तो इफ इट इज रिलेटेड टू एन मेंबर और आर्बिट्रेज वगैरह कर कर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए करोगे, देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज योर स्पेक्युलेटिव, इट इज जस्ट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर में काम होने वाला है जिसको बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर माजा कंपनी या स्लाइस कंपनी अगर है, वो अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर दे कि आपके यहाँ पर जितने मैंगोज होंगे इस सीजन में हम ले लेंगे, तो इट डजेंट नो ना कि भाई फ्यूचर में आगे कैसा पानी आएगा, कैसे धूप गिरेगी, कैसे ठंडी आएगी, उसके हिसाब से मैंगोस कितने आएंगे। तो जो डील होता है उसको वो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रुपए को सेव कर कर कहीं इन्वेस्टमेंट कर कर रखते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, जस्ट टू कॉम्पेंसेट एनी लॉस, फ्यूचर लॉस के लिए वो लोग करते हैं। इट इज ऑल आर्बिट्रेजेस जॉबिंग, इट इज नॉट एन बिजनेस इन, इट इज नॉट एन स्पेक्युलेटिव इनकम। An eligible transaction in respect of trading in derivatives referred in section AA, clause AA of section 2 of the Security Contract Regulation Act, carried out in recognized stock exchange। अगर समझो डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप अगर डील करते हो डेरिवेटिव मार्केट्स में, हाँ, तो इन दैट केस आल्सो दो इट इज अ स्पेक्युलेटिव नॉट ट्रीटेड एज योर स्पेक्युलेटिव इनकम। व्हाट इज अ डेरिवेटिव? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? अंडरलाइंग एसेट होता है, उससे वैल्यू डिराइव करते हैं। Exactly. The security which is deriving value from the underlying asset is called as a derivative. For example, gold bond. The gold bond is deriving value from the gold. It's a derivative. Okay. Therefore, in all cases, चलो अपन મને આવડતું નહોતું જ્યારે અમારે 2011 માં પહેલી વાર સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ में વાંચ્યું હતું ફર્સ્ટ ટાઈમ सीएस में, ત્યારે ખબર પડી હતી अच्छा वो है फर्स्ट टाइम 2011। बट therefore in all cases where actual delivery or transfer of commodity take place, transaction would not be a speculative transaction, however highly speculative its nature may be। तो ये चार सिचुएशंस में दो यू लुक लाइक कि भाई ये है बहुत सारा ये स्पेकुलेटिव है बट इट इज नॉट एन स्पेकुलेटिव, लुक अलाइक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। Above mentioned four items constitute exceptions provided by the Act whereby transactions such as hedging contracts entered into by manufacturer and merchants in the course of their business to guard against losses through price fluctuations are excluded from the definition of a speculative transactions। तो ये सारी की सारी चीजें जो होते हैं ना, ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आपके फ्यूचर में अगर कोई लॉस होगा तो उस लॉस को बचाने के लिए आपने पैसा बचाया है, तो इन दैट केस इट इज नॉट एन स्पेक्युलेटिव। ये चीज मुझे भी तब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में समझ में नहीं आई थी, और उसमें एक कोई चैप्टर था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें तब है ना जिनके पास मैं पढ़ा था दैट इज यूर विवेक धर्मशी उनका नाम है, ही इज आईसीएआई स्टूडेंट, सीए स्टूडेंट है, फाइनलिस्ट एंड इसमें आई थिंक इंटरनेशनल सीए में भी थर्ड स्टेज इज क्लियर राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज वन ऑफ द फेमस ट्यूटर इन औरंगाबाद, खुद की क्लासेस है वीडियो एजुकेशन। उनके पास मैंने मेरा एफएम पढ़ा था क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्लियर नहीं हो रहा था, आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। तो फिर उस वक्त उनके पास क्लास के लिए मैं गया था विवेक के पास में, उनकी छोटी सिस्टर वाज माय सीए स्टूडेंट। तो एट दैट टाइम उसने मुझे एग्जांपल दिया था एक, मैंने पूछा था कि यार विवेक ये समझ नहीं आ रहा है कि पोर्टफोलियो बचाते कैसा है और ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। एट दैट टाइम ही टोल्ड मी कि ही वाज विद द अर्नेस्ट एंड यंग, ईएनवाई ही वाज एन आर्टिकल इन ईएनवाई वंस ही विजिटेड फॉर इंटरनल ऑडिट इन विप्रो। तो उसने बताया मुझे उस दिन कि सर विप्रो में कैसा था कि एक बार हम लोग ऑडिट के लिए गए ना, तो बोले हमें एक ऐसे कमरे से ऐसे लगे जैसे गोलियां चल रही, से खट 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 आवाज आ रहा था। तो मैंने पूछा ऐसे बीइंग एन ऑडिटर यू आर अलाउड टू आस्क, पूछा कि ये क्या है, तो बोले सर अंदर कंप्यूटर्स है सारे और सारे बैठे हैं। तो वो लोगों ने अंदर विजिट किया तो ऐसे बीच का उनका पूरा टेबल रखा हुआ था और वहाँ कंप्यूटर टेबल्स पूरे थे, एंड सारे सीए फाइनलिस्ट ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स
और साथ में प्रोफेशनल्स भी वो बैठे थे उनके इसमें फटाफट वो डिसीजन लेते थे और एंट्री करते थे और उनके पास ऐसे कुछ उनके लगे हुए थे बात कर कर फोन पर। तो उनका काम क्या था कि विप्रो कंपनी के पेमेंट के डील्स हैं कि भाई अमेरिका से पेमेंट लेना है और फॉर एग्जांपल यूके में पौंड में देना है। अब एक को पेमेंट पौंड में देना है, एक से डॉलर में लेना है। तो डॉलर और पौंड का डिफरेंस कितना, और अगर डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिला है तो डिफरेंस कितना, वो लोग विद इन अ मिनट वो लोग डिसाइड कर कर बात कर कर दे यूज टू एंटर एंड वॉट एवर इज द मार्जिन पेमेंट क्लियर कर कर मार्जिन इज टू बी ट्रांसफर टू स्विस अकाउंट। नहीं तो बाप रे ये कभी ट्रेस बोले सिर्फ ट्रेस से नहीं हो पाता है क्योंकि वहां से फिर रिकॉर्ड आता नहीं है। सो बहुत बार लेना है देना है हिसाब क्लियर करना है एंड दैट इज व्हाट इन ऑल हेजिंग्स। तो कमाते बड़े लोग और कैसे कमाते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ वेज। फॉर्चुनेटली यू ऑल आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज, डेफिनेटली आप किसी कंपनी बड़े कंपनी में ही आप लगोगे। तब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना, देखना, समझना, सीख लेना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, वेरी यूजफुल फॉर यू, बहुत काम आएगा। ठीक है ना। अभी एमएसएमई के गवर्नमेंट ने वेबसाइट पर डाला है एडवर्टाइजमेंट, वो लोगों ने पब्लिश किया है फॉर क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऑफिसर्स के लिए, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें नाम भी है सीए एंड सीडब्ल्यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स है ना पास आउट लोग, उनके लिए भी स्कोप है। डायरेक्टली मिनिस्टर लेवल यू विल बी अलाउड टू यूज द गवर्नमेंट एम्बुलेंस। स्टार्टिंग सैलरी 85-90,000 पैकेज प्लेसमेंट, बट इट्स अ गुड वन गवर्नमेंटल जॉब 3 years कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी सारी चीजें होती तब सीखना आप लोग बहुत काम आएगा। ठीक है। नाउ योर मेन चैप्टर स्टार्ट्स विद द डिडक्शंस। खर्चा, खुदा खर्च बढ़ा, जितना खर्चा बढ़ेगा उतना प्रॉफिट कम, जितना प्रॉफिट कम उतना टैक्स कम। ओके। यानी अगर समझ लो कि क्लासेस के अगर इनकम में अगर मुझे लगा कि एक्सपेंडिचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं मैंने करना है। मैंने ये बताना है कि डेली किसी न किसी के 2 लोगों का बर्थडे था, 2-2 मैं सिल्क लाकर देता था। ओके, 8-10 हजार रुपए तो वहीं खत्म हो गए, उसका प्रूफ भी जरूरत नहीं है। खुदा खर्च बढ़ा। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी है कि इतने बच्चे हैं तो कभी ना कभी तो शादी हुई है, वहां गए थे भले बुलाया नहीं था, 500 का एनवलप दिया सर, उसका तो रिसिप्ट थोड़ी होगा अलाउड। इट इज व्हाट एन चमत्कार इन दिस चैप्टर। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑप्शंस अवेलेबल हाउ यू आर गोइंग टू क्लेम एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 30 to 37। બટ એ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી ચાલુ કરશું હાઈશ, કેમ કે તમારા ચહેરાથી જેવું લાગ્યું કે તમને હવે જાવું છે, બરદાસ્ત નહીં हो रहा है बस अब। ओके, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द एक्सपेंसेस आल्सो, बेटा ऑनलाइन टुमारो ऐश करो।